नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नए चीफ जस्टिस जो कि सूर्यकांत हैं, वो अब सीजीआई बनने जा रहे हैं। उन पर एक बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं और ये है हमारे कॉलेजियम सिस्टम का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सच जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और सीजीआई बनने से पहले ही आखिरकार जस्टिस पर यह बड़ा धमाका है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई 2022 को एक ऐसी सुनवाई की, मैं उन जस्टिस के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पर हम लिए चलेंगे, थोड़ा आपको समझने की जरूरत है क्योंकि जस्टिस कौन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, तो आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 1 जुलाई 2022 को एक ऐसी सुनवाई हुई जिसकी गूंज आज भी सुनी जा रही है। यह सुनवाई पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की याचिका पर हुई थी, जिसमें उन्होंने देश भर में दर्ज अपनी कई प्राथमिक सूचना रिपोर्टों यानी कि एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने न केवल याचिका खारिज कर दी थी, बल्कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने नूपुर शर्मा पर ऐसी टिप्पणियां की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को चुनौती देती प्रतीत होती है। और ये वही जस्टिस सूर्यकांत हैं जो अब आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, यह महिला देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अकेली जिम्मेदार है। और आगे कहा कि उनकी ढीली जीभ ने पूरे देश को आग के हवाले कर दिया। ये सब न केवल नूपुर शर्मा को व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराते थे, बल्कि उदयपुर में कन्हैया लाल की क्रूर हत्या जैसी घटनाओं को बोझ भी उनके कंधे पर लाद देते थे। आज जब जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में शपथ दिलाने की सिफारिश हो चुकी है, ये पुरानी टिप्पणियों का एक कड़वा जो सत्य है के रूप में उभर रही है कि क्या न्यायपालिका का शीर्ष पद पर वहां पहुंचने वाले व्यक्ति के अतीत के निर्णयों से प्रभावित हो सकता है। इस मामले की जड़ें 2022 के मई महीने में आती हैं, जब नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में शामिल हुई थी। यह डिबेट ज्ञानवापी मस्जिद पर केंद्रित था, जो स्वयं एक संवेदनशील मुद्दा था। डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहब्बत के बारे में कुछ ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख किया जो कुछ लोगों को आपत्तिजनक लगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह उल्लेख तरफा नहीं था। डिबेट के प्रतिभागी, विशेष रूप से नवाब मलिक के पुत्र रिश्तेदार तस्लीम मोहम्मद रहमानी, ने पहले ही हिंदू धार्मिक स्थलों जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे स्थित ज्योतिर्लिंग को अपमानित करने वाली टिप्पणियां भी की थी। रहमानी ने ज्योतिर्लिंग को फव्वारा कहकर संबोधित किया, जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। नूपुर शर्मा का जवाब भी इसी संदर्भ में आया था, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे काट छाट कर पेश किया। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने नूपुर शर्मा का वीडियो का एक हिस्सा शेयर किया जिससे संदर्भ गायब था। एक एडिटेड क्लिप वायरल हुई और जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। कई मुस्लिम बहुल देशों में विरोध प्रदर्शन हुए और भारत में भी हिंसा भड़क उठी। नूपुर शर्मा को धमकियां मिलने लगी, उनकी जान पर खतरे की बातें सोशल मीडिया पर खुलेआम कही जाने लगी। लेकिन सबसे दर्दनाक उदयपुर की घटना थी 28 जून 2022 को। एक साधारण दर्जी कन्हैया लाल को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पे शेयर कर दी थी। हत्यारों ने न केवल कन्हैयालाल का गला रेता, बल्कि पूरी घटना का वीडियो लाइव स्ट्रीम किया, जिसमें उन्होंने पैगंबर के अपमान का बदला लेने का दावा किया। यह वीडियो फेसबुक पर अपलोड हो गया और दुनिया ने इसे देखा। कन्हैया लाल की हत्या ने न केवल एक परिवार को कहीं न कहीं भी दहला दिया, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। इस संदर्भ में नूपुर शर्मा की याचिका महत्वपूर्ण थी। उनके खिलाफ 13 से अधिक राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। ज्यादातर धाराएं 153 यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना,
295 धार्मिक भावनाओं को आहत करना और 505 सार्वजनिक शांति भंग करने वाली अफवाहों के तहत था। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के प्रार्थना की कि इन सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए ताकि एक समान जांच हो सके और दोहरे खतरे से बचा जा सके। संविधान के अनुच्छेद 20 सेक्शन 2 के तहत दोहरी सजा का निषेध है और पूर्व के मामलों जैसे अर्बन गोस्वामी माफ कीजिएगा जो है अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य में भी सुप्रीम कोर्ट ने ही एफआईआर क्लब करने का आदेश दिया था, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी मुवक्किल को जान से मारने की धमकियां मिल रही है और विभिन्न राज्यों में यात्रा करना असुरक्षित है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्हें खतरा है या वे खुद खतरा बन गई हैं, ये टिप्पणी दी थी हमारे आज के भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सूर्यकांत साहब ने। यह टिप्पणी न केवल याचिकाकर्ता को अपमानित करती थी बल्कि उनकी सुरक्षा चिंताओं को हल्का ठहराती थी। कोर्ट ने आगे कहा कि नूपुर शर्मा का बयान सस्ती लोकप्रियता, राजनीतिक एजेंडे या किसी दुष्ट उद्देश्य के लिए था। जस्टिस सूर्यकांत ने उदयपुर हत्या का जिक्र करते हुए कहा उनका बयान उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने टीवी चैनल्स को भी फटकारा, पूछा कि सब जुडिस मुद्दे पर डिबेट क्यों की गई। अंत में याचिका वापस लेने को कहा गया और उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी गई। हालांकि उच्च न्यायालय में पास इंटरस्टेट एफआईआर ट्रांसफर का अधिकार नहीं है। ये टिप्पणियां मौखिक थी और अंतिम आदेश शामिल नहीं की गई, लेकिन उनका प्रभाव गहरा था। मीडिया ने इन्हें प्रमुखता से दिखाया और नूपुर शर्मा की छवि एक राष्ट्र विरोधी के रूप में स्थापित की गई। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या एक टीवी डिबेट में कही गई बात के लिए एक व्यक्ति को पूरे देश में हिंसा का दोषी ठहराया जा सकता है? हत्यारों ने अपना अपराध स्वयं स्वीकार किया था और उनका वीडियो सबूत के रूप में उपलब्ध था, फिर भी कोर्ट ने अपराधी को नहीं बल्कि पीड़ित के समर्थक को जिम्मेदार ठहराया। यह न्यायिक प्रक्रिया का एक विचलन, कहीं ना कहीं एक विचलन था, जहां अभियुक्त की बजाय याचिकाकर्ता को ही दोष दिया गया। इस सुनवाई के तुरंत बाद देश भर में आलोचना की बाढ़ आ गई। 5 जुलाई 2022 को 15 पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, 77 पूर्व नौकरशाहों और 25 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने चीफ जस्टिस एन बी रमन्ना को एक ओपन लेटर लिखा था। इसमें कहा गया कि टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व हैं जो न्यायिक नैतिकता के विपरीत हैं। लेटर में उल्लेख किया गया कि कोर्ट ने नूपुर के शर्मा के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट भेज दिया, जबकि हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित है। यह उदयपुर हत्या के क्रूर अपराध का आभासी माफी जैसा है, क्योंकि कोर्ट ने हत्यारों के बजाय नूपुर शर्मा को दोषी ठहराया। लेटर ने चेतावनी दी कि ऐसी टिप्पणियां लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तीखी थी। चेंज आस्क एक पिटीशन शुरू हुई जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पालीवाल के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की गई। कुछ घंटों में 10,000 से ज्यादा अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। सांसदों को संबोधित करते हुए कहा गया था कि टिप्पणियां पूर्वाग्रह हैं और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं। इस पर पूर्ण ट्विटर जिसे कहते हैं हैशटैग जस्टिस फॉर नूपुर शर्मा ट्रेंड करने लगा, जहां यूजर्स ने कोर्ट की टिप्पणियों पर इस्लामिक सेंसिटिविटी के प्रति झुकाव बता दिया। एक पोस्ट में लिखा गया कि कोर्ट ने हत्यारों को बरी कर दिया और पीड़ित को दोषी ठहरा दिया। यह न्याय है या राजनीति? हालांकि महाभियोग की कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124 सबसेक्शन 4 के तहत महाभियोग के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। जस्टिस सूर्यकांत का बैकग्राउंड इस विवाद को और गहरा बनाता है। वे हरियाणा के हिसार के जिले के एक मध्यम वर्गीय ग्रामीण किसान परिवार से आते हैं, जहां 10 फरवरी 1962 को वो जन्मे थे। 1981 में ग्रेजुएशन किया तो 1984 में कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1985 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। 2000 में वे हरियाणा में सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने और 2004 में हाईकोर्ट के जज बने। 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है। सीजीआई बीआर गवई 27 अक्टूबर 2025 को उनकी सिफारिश की और कहते हैं कि ये वे संस्था के लिए एक संपत्ति साबित हो चुके हैं। लेकिन नूपुर शर्मा मामले में उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस सूर्यकांत अन्य मामलों में अभियुक्त की स्वतंत्रता की वकालत की। उदाहरण के लिए 2022 में मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा
किसी नागरिक को अपनी राय रखने के लिए रोकना असंवैधानिक है, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने से रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जुबेर पर विदेशी फंडिंग और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप था, फिर भी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इसी तरह स्वाति मालीवाल ने मामले में जहां आरोपी विजय कुमार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मुख्यमंत्री का आवास है या किसी गुंडे का अड्डा, एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आई। यह टिप्पणी सत्ता के दुरुपयोग को तीखी दिखाती है, कहती थी। फिर रणबीर जो है इलाहाबादिया को लेकर के भी यहाँ पर एक जस्टिस सूर्यकांत को लेकर के उन्होंने काफी टिप्पणियां की थी और यहाँ पर एक अच्छा काम किया था कि उसने जिस तरह से अपने पिता के और मतलब पेरेंट्स के लिए अश्लील बातों का प्रयोग किया था, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सही कहा था। लेकिन नूपुर शर्मा मामले में एक सख्ती एक तरफा लगती है, क्योंकि जुबेर को स्वतंत्रता मिली लेकिन नूपुर शर्मा को नहीं। क्यों? क्योंकि हत्या अपराधी को जिम्मेदार नहीं बल्कि उसके समर्थन को जिम्मेदार होती है। यह असंगति न्यायिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़ी करती है। सुप्रीम कोर्ट की इस भूमिका के कई गहरे मुद्दों को उजागर किया है। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चयनात्मक संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 के तहत यह मौलिक अधिकार है, लेकिन 19 सबसेक्शन 2 के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने नूपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार ठहराते हुए अपराध की नैतिक जिम्मेदारी लाद दी, जो कानूनी प्रक्रिया से परे है। पूर्व जजों के लेटर भी यही टिप्पणियां करें कि न्यायिक इतिहास में बेजोड़ है। दूसरा, धार्मिक संवेदनशीलता का असंतुलन। उदयपुर हत्या के बाद कोर्ट ने हत्यारों को बजाय नूपुर शर्मा पर फोकस किया, जबकि हत्यारों को जमानत मिल चुकी थी और मुकदमा 3 साल से लंबित है। यह पैटर्न हिंदू मुसलमान मामलों को दिखाता है। ज्ञानवापी, गौरीशंकर मंदिर जैसे विवाद जो है कोर्ट में सावधानी बरती, लेकिन हिंदू पक्ष की भावनाओं को कम महत्व दिया। तीसरा, मौखिक टिप्पणियों का प्रभाव होता है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार मौखिक टिप्पणियां आदेश का हिस्सा नहीं होती, लेकिन मीडिया के युग में वे सार्वजनिक धारणा बन जाती है। नूपुर शर्मा को अहंकारी और जिद्दी कहना, जैसा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, उनके चरित्र पर हमला था, न कि उनके मामले पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक संरचना भी सवालों के घेरे में है। कॉलेजियम सिस्टम जो जजों की नियुक्ति करता है अपारदर्शी है। जस्टिस सूर्यकांत की सिफारिश सीजीआई गवाही ने की है, लेकिन क्या उनके अतीत के फैसलों को समीक्षा हुई है? 2025 में उदयपुर फाइल्स फिल्म पर स्टे लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रिलीज से अपूरणीय क्षति हो सकती है, लेकिन वही हत्या का वीडियो जो हत्यारों ने अपलोड किया पर कोई रोक नहीं लगी। यह दोहरा मापदंड क्यों है? अब जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई बनने वाले हैं, सवाल यह उठता है क्या उनका अतीत भविष्य को प्रभावित करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, राम मंदिर, अनुच्छेद 370, लेकिन ऐसे विवाद निष्पक्षता पर संदेह पैदा करते हैं। न्यायपालिका को सुधार की जरूरत है। टिप्पणियों का रिकॉर्ड रखना चाहिए जो पूर्वाग्रह की जांच और पारदर्शिता के लेकर, केवल तभी यह संस्था लोकतंत्र की रक्षा कर सकेगी। अब आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।